my lovely students. So today's video is about the difference between SN1 mechanism and the SN2 mechanism reaction. So SN1 and SN2 के बारे में अभी तक आप पढ़ चुके हो. SN1 क्या होता है? सबसे पहले तो हम इसे डिफरेंशिएट बाय द डेफिनेशन करेंगे कि SN1 का मतलब क्या होता है, SN2 का मतलब क्या होता है. SN1 का मतलब होता है 1 है तो इसको उल्टा पढ़ते हैं SN1. तो 1 को पहले लिखोगे यूनिमोलिक्यूलर, यूनिमोलिक्यूलर क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 होती है. यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो ये अगर SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन होती है तो दैट इज द यूनिमोलिक्यूलर. एंड SN2 का मतलब होता है 2 है तो दैट मीन्स 2 स्टैंड्स फॉर द बायमोलिक्यूलर. अब N का मतलब अगेन वही हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अगर SN2 से रिएक्शन हो रही है तो दैट मीन्स क्या है, वो बायमोलिक्यूलर है, मॉलिक्यूलैरिटी उसकी 2 है. तो अगेन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी यही है कि जो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म्स होती है उसमें मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है कि कितने नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है वो कोलाइड कर रहे हैं, मॉलिक्यूलैरिटी इस केस में कितनी होती है 1. अब आप सोचोगे कि न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट तो दोनों ही रिएक्शंस में होगा, तो मॉलिक्यूलैरिटी किससे डिफाइंड होती है कि कौन सा स्लो स्टेप है. देखो SN1 में 2 स्टेप होते हैं तो मॉलिक्यूलैरिटी किससे डिफाइंड होती है, जो सबसे स्लो स्टेप होता है. सो मॉलिक्यूलैरिटी हियर इज 1. और देखा गया कि इस रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है दैट इज ऑल्सो 1. दैट मीन्स जो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म होती है वो आपकी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है. सिमिलरली यहाँ पर SN2 है तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है. मॉलिक्यूलैरिटी हियर इज 2 एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो 2. दैट मीन्स ये जो SN2 रिएक्शन होती है वो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है. सो हम यहाँ से लिख सकते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन SN1 के केस में क्या लिख सकते हो, रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हो फॉर द SN1 क्या कैसे लिखोगे, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट. और यहाँ पे SN1 है तो जो रेट है वो ओनली सबस्ट्रेट यानी कि अल्काइल हैलाइड मतलब RX की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है और वो न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता. और वैसे ही SN2 में क्या हो जाता है, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है दैट इज रेट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं. और आपको पता होना चाहिए कि जो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म्स होती है उसमें जो रेट होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन है, वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है. सबस्ट्रेट यानी कि अल्काइल हैलाइड जो आपने लिया है रिएक्शन में उस पर तो डिपेंड करती है और साथ ही साथ वो न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि SN2 में जो रेट है, जो रिएक्शन की स्पीड है वो सबस्ट्रेट के ऊपर तो डिपेंड कर रही है, साथ ही साथ न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करेगी. और इसके ऊपर कुछ नहीं है तो दैट मीन्स इसमें 1 है. तभी यहाँ से भी देख सकते हो कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो पावर होती है उसका सम ऑर्डर होता है. तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रेज़ टू द पावर 1 है तो इसका मतलब यहाँ पर ऑर्डर भी 1 हो गया. और यहाँ पर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू द पावर 1 और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू द पावर 1 + 1 = 2 तभी ऑर्डर यहाँ पर 2 आया. मतलब जो रिएक्शन होगी दैट वुड बी द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स. ना ये रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको पता चल गया. और दूसरी चीज़ हमने यहाँ से ये देखी थी कि ये इसमें न्यूक्लियोफाइल नहीं आ रहा, इसमें न्यूक्लियोफाइल आ रहा है किसमें, रेट लॉ एक्सप्रेशन में. यानी कि इस पे न्यूक्लियोफाइल तो होगा रिएक्ट, ऑब्वियसली रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल रहेगा दोनों रिएक्शन में, बट बोला जा रहा है कि जो स्पीड ऑफ रिएक्शन जो डिटरमाइन होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा. न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर किस में डिपेंड करता है, SN2. इसका मतलब यहाँ न्यूक्लियोफाइल का उतना रोल
रोल नहीं है किसमें, SN1 में। इसीलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल इज़ द वीक न्यूक्लियोफाइल। जो आप न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे यूज़ करते हो वो वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल इज़ यूज्ड, न्यूक्लियोफाइल यूज्ड। और वीक न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं आपको बताया गया है, जो कि न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल जो होते हैं, न्यूट्रल एटम्स होते हैं जिनके पास विथ लोन पेयर, जिनके पास लोन पेयर होगा। देखो न्यूक्लियोफाइल है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होने तो ज़रूरी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होना तो ज़रूरी है अगर इनको न्यूक्लियोफाइल होना है तो न्यूक्लियोफाइल भी कौन से कैटेगरी के होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है जिनमें कि चार्ज दिख रहा है, जिसमें कि नेगेटिव साइन होता है, जैसे OH नेगेटिव, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। वीक न्यूक्लियोफाइल्स कैसे होते हैं, एग्जाम्पल वो होते हैं जैसे वाटर हो गया आपका H2O, और इसमें क्या है, यहाँ पे लोन पेयर्स है, नेगेटिव साइन नहीं है। सो वीक न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जिनमें कि जैसे कि वाटर हो गया या फिर ROH अल्कोहल हो गया, उसमें भी यहाँ पर लोन पेयर हो गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड सिंस इसके रेट लॉ एक्सप्रेशन में न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा, दैट मीन्स यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल यूज़ होगा SN2 मैकेनिज्म में वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज़ होगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज़ यूज्ड, और यहाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड। कौन से होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड, जिन पर नेगेटिव साइन आपको दिखाई दे। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि वेल नोन एग्जाम्पल है OH नेगेटिव, जिसमें नेगेटिव भी हो, क्योंकि नेगेटिव का क्या मतलब है, जितने इलेक्ट्रॉन इसके पास है उससे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास है। नेगेटिव का मतलब होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को दिखाना। नाउ नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल की तो बात होगी, इसका मतलब कहीं पर भी अगर आपको पूछा जाए कि ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से होगी या SN2 मैकेनिज्म से होगी, आपको न्यूक्लियोफाइल से भी पता चल जाता है। अगर तो आपका वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो रिएक्शन SN1 से होगी। अगर न्यूक्लियोफाइल जो आपको दिया गया है वो स्ट्रॉन्ग है, फॉर एग्जाम्पल OH नेगेटिव, जिन पे कि नेगेटिव चार्ज है, दैट इज़ द नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं और वो रिएक्शन को कौन से पाथवे से ले जाएंगे, SN2 से रिएक्शन को करवाएंगे। अगर आपने ये चार्ट अच्छे से कर लिया तो SN1 और SN2 में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सारा का सारा जो भी समरी अभी तक पढ़ाई गई है पूरी इस लेक्चर में आपको कवर होने वाली है इस चार्ट में। नाउ नेक्स्ट इज़ कि जो SN1 होती है वो 2 स्टेप रिएक्शन होती है, 2 स्टेप में होती है। 1 है तो इसका मतलब उसका उल्टा कर दो, 2 स्टेप में होगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये 2 स्टेप रिएक्शन है, इट्स अ 2 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप रिएक्शन 2 स्टेप में होने वाली है। और ये कौन सी है, ये है आपकी सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो जाती है। और आपको पता है क्या होता है, आपका ट्रांजिशन स्टेट एकदम से दिखाई देती है आपको बनती हुई, उसके बाद प्रोडक्ट बन जाता है। सिंगल स्टेप में रिएक्शन होता है एकदम से। अब नेक्स्ट इज द सॉल्वेंट की बात कर लेते हैं। सॉल्वेंट जो यूज़ होगा, सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें रिएक्शन आपकी हो रही है, जिसमें रिएक्शन को करने के लिए एक मीडियम भी चाहिए होता है, वो होता है सॉल्वेंट। जो आप इसका सॉल्वेंट यहाँ पे SN1 में यूज़ होगा, तो सॉल्वेंट कौन सा होगा, सॉल्वेंट इज़ पोलर। यहाँ पर सॉल्वेंट जो होगा वो पोलर होगा, पोलर एंड प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। पोलर का मतलब क्या होता है, उसमें पोलैरिटीज़ होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। प्रोटिक का मतलब ऐसा सॉल्वेंट जो आपका सॉल्यूशन है उसमें H पॉजिटिव आयन दे दे। फॉर एग्जांपल ऐसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन से हैं, ऐसे हैं वाटर हो गया, क्योंकि ये भी H पॉजिटिव आयन दे देता है, या फिर आपका कौन सा हो गया CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जो है ये H पॉजिटिव दे देता है। ऑन द अदर हैंड जो SN2 रिएक्शन होती है, देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों हमें लगता है, क्योंकि जब स्टेप 1 जो इसका होता है कार्बोकेटाइन जनरेट करने के लिए, उसके लिए आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का होना ज़रूरी है। सो यहाँ पर जो सॉल्वेंट यूज़ करोगे, सॉल्वेंट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पोलर तो होगा बट यहाँ पर ए प्रोटिक होगा, ए प्रोटिक सॉल्वेंट इज पोलर ए
एप्रोटिक का मतलब, पोलर का मतलब कि पोलैरिटी तो है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो है, बट एप्रोटिक का मतलब है कि H पॉजिटिव वो रिलीज नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे एग्जाम्पल इसमें ले लो, जैसे कि एसीटोन, एग्जाम्पल इज एसीटोन, या फिर एक सॉल्वेंट होता है DMSO, वो भी क्या करता है, एप्रोटिक होता है, H पॉजिटिव नहीं देता, और एसीटोन भी H पॉजिटिव नहीं देता है। नेक्स्ट हम करते हैं कि इसमें जब इंटरमीडिएट की बात करते हैं कि किसमें इंटरमीडिएट बनता है, किसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता है। जो हमारा ये SN1 रिएक्शन है, इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, आपका इंटरमीडिएट बनता है, मतलब बीच में ऐसी स्पीशीज बनती है जो अलग से वहाँ पे प्रेजेंट होती है। इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, intermediate is formed in SN1 is formed। और दूसरे केस में SN2 में क्या होता है, no intermediate is formed, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनता है आपका, ट्रांजिशन स्टेट से रिएक्शन गुजरती है, बट ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, वो उतनी स्टेबल नहीं होती, तो उसकी एग्जिस्टेंस निग्लिजिबल होती है। इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, इंटरमीडिएट फॉर्म यहाँ पर नहीं होता। अब देखो, इंटरमीडिएट अगर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है तो इंटरमीडिएट की भाई स्टेबिलिटी तो होनी ही चाहिए। तो स्टेबिलिटी ऑफ हम लिखेंगे यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो SN1 रिएक्शन है आपकी, उसमें मेन फैक्टर कहाँ पर ध्यान दिया जाता है ज़्यादा, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पे। स्टेबिलिटी ऑफ हम लिखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कौन सा है, कार्बोकटाइन बनता है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन इज मेन फैक्टर हेयर, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो इंटरमीडिएट बन रहा है, इंटरमीडिएट कौन सा बन रहा है, इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकटाइन is the intermediate in SN1 reaction and SN2 के केस में कोई इंटरमीडिएट नहीं है। और यहाँ पर जो मेन फैक्टर है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बोकटाइन, उतनी अच्छे से रिएक्शन प्रोसीड करेगी। उसी तरह से SN2 में कार्बोकटाइन तो है नहीं, तो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी तो हम देखेंगे नहीं। तो यहाँ पर SN2 के केस में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसपे कि उस रिएक्शन का जो है, उस रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, वो है स्टेरिक हिंड्रेंस। आपके पास लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होनी चाहिए। लेस स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्राउडिंग, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस अराउंड कार्बन जहाँ पर रिएक्शन होने वाली है, अराउंड कार्बन, ठीक है, अराउंड कार्बन इज मेन फैक्टर हेयर। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन से अप्रोच करता है, तो कार्बन के वहाँ पे ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं और वो उन ग्रुप्स में लेस क्राउडिंग आपकी होनी चाहिए, तभी रिएक्शन ज़्यादा फास्ट हो रही है। इसीलिए लेस क्राउडिंग, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस इज द मेन फैक्टर हेयर। एंड SN1 में आप क्या देखते हो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन देखते हो। SN2 में वैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो है डिफरेंस वो यही है जिससे क्वेश्चन आते हैं। वन ऑफ द पॉइंट इज दिस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन आप SN1 में देखते हो और लेस स्टेरिक हिंड्रेंस आप SN2 में देखते हो, वो रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होती है उनमें। नाउ अब हम बात करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, क्या है, मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगी। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल हैलाइड, विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट या फिर अल्काइल हैलाइड कह लो, अल्काइल हैलाइड क्या हो जाएगा आपके पास, रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल हैलाइड, मतलब अल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए एंड उसका ऑर्डर क्या होगा। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब वही है कि स्पीड क्या होगी उस रिएक्शन की विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल हैलाइड, मतलब अगर हम अल्काइल हैलाइड डिफरेंट यूज़ करेंगे फॉर द SN1, तो ऐसा देखा गया कि जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है उसकी जो स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड की कम होगी, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड की कम होगी, और लास्ट में क्या होगा, मिथाइल हैलाइड,
CH3X की सबसे ही ज़्यादा कम होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है क्योंकि जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं कि 3 डिग्री एक्चुअल में क्या है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का रेट की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन की बात कर रहे हैं। 3 डिग्री में स्पीड ज़्यादा होगी देन 2 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री में आपके पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं वैसे बिकॉज हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन SN1 के केस में डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो कार्बोकेटाइन क्या बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है रेट ऑफ SN1। जितना ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतनी फास्टली SN1 रिएक्शन होगी। तो उसी वजह से जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के 3 डिग्री जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल होता है। और कार्बोकेटाइन भी कौन से स्टेबल होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। एंड अगर हम बात करें कि SN2 रिएक्शन की, तो उसमें अगर देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लिखें रेट ऑफ रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन? SN2 के लिए विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल हैलाइड, कि अल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए। अल्काइल हैलाइड मतलब जो सबस्ट्रेट है उसके विद रिस्पेक्ट टू SN2 का जो स्पीड होगी वो किसके लिए ज़्यादा होगी, किसके लिए कम होगी। तो ऐसा देखा जाता है कि ये बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो स्पीड होगी वो होगी जब हमारा सबस्ट्रेट मतलब अल्काइल हैलाइड, अगर हम ये वाला लेंगे मिथाइल हैलाइड, उसके लिए SN2, किसके लिए बात हो रही है ये? SN2 रिएक्शन इसके लिए बहुत फास्ट होती है। फिर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, फिर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड एंड देन एट लास्ट 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड यहाँ पर सबसे ही स्लो आपको SN2 रिएक्शन देंगे। अब देखो, आप देख सकते हो कि SN1 और जो SN2 का ये आपने लिखा है, यहाँ पे ऑर्डर लिखा है, ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है एक दूसरे से। यहाँ पर जो है SN1 रिएक्शन में जब आप अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री वाला लोगे तब ज़्यादा रिएक्शन होगी, रिएक्शन SN1 की ज़्यादा फास्ट होगी। ऑन द अदर हैंड जब SN2 रिएक्शन करवाओगे तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड फास्टली रिएक्शन नहीं देगा, सबसे स्लो रिएक्शन देगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे डोमिनेटिंग जो फैक्टर होता है वो स्टेरिक हिंड्रेंस है। हम लिखेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है किसका? SN2 का, मतलब SN2 रिएक्शन की होने की स्पीड किस पे डिपेंड करती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। देखो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगी? अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी तो रेट ऑफ द रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस 3 डिग्री में तो बहुत ही ज़्यादा होती है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में। इस वजह से देखो रीज़न, ये जो आपके रीज़न ये लिखे हुए हैं साथ में, और साथ में जो ऑर्डर होता है वो भी SN1 SN2 का लिखा गया है। सो आपको SN1 का एक ऑर्डर याद कर लो, SN2 का ऑर्डर बिल्कुल ऑपोजिट होगा, बट आपको रीज़न ये दोनों पता होने चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ एक्चुअली में। अब देखो, अब दूसरा देखते हैं। अब हमने रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट तो देख लिया। अब सबस्ट्रेट में अटैक कौन करता है? न्यूक्लियोफाइल, और वहाँ से लीव कौन करता है? लिविंग ग्रुप। तो हमारा लिविंग ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम ऑर्डर देखते हैं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं। हम रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप कौन सा होता है? यहाँ पे लिविंग ग्रुप है हैलाइड। तो यहाँ पर भी रेट ऑफ रिएक्शन हम लिख लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन कौन सी? यहाँ पे SN2 रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप। और ये जब रिएक्शन की बात हो रही है, ये कौन सी है? ये बोला, इसका मतलब है कि ये SN2 रिएक्शन की स्पीड की बात हो रही है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? SN1 की स्पीड की बात हो रही है, SN1 रिएक्शन की स्पीड की। अब लिविंग ग्रुप्स क्या होते हैं? लिविंग ग्रुप्स होते हैं हैलोजन, जो कि अल्काइल हैलाइड में प्रेजेंट होते हैं। हैलोजन्स होते हैं यहाँ पर लिविंग ग्रुप। अब बात ये है कि SN1 रिएक्शन में अगर आपका
एल्काइल हलाइड में हैलोजन अगर आयोडाइड है तो रिएक्शन आपकी SN1 रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगी। फिर उसके बाद आपका ब्रोमीन वाला आएगा, फिर उसके बाद आपका एल्काइल क्या आएगा, क्लोराइड आएगा, सबसे लास्ट में आपका एल्काइल फ्लोराइड आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आयोडीन होता है, आयोडाइड होता है, वो गुड लिविंग ग्रुप होता है। आयोडीन बहुत जल्दी रिएक्शन से निकल जाता है और हम भी यही चाहते हैं। लिविंग ग्रुप क्या होता है? जो जितना अच्छे से निकल जाए, जितनी जल्दी बाहर निकले, वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप। कि अगर जितना जल्दी ये लिविंग ग्रुप लीव करेगा उतना जल्दी जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसमें अटैच हो जाएगा। क्योंकि जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं वो है एक सब्स्टिट्यूशन, कि एक चीज़ आएगी दूसरे को रिप्लेस करेगी। तो रिप्लेस करने वाली जो चीज़ है, दैट मीन्स आयोडीन, यहाँ से हैलाइड जो निकल रहा है, दैट शुड बी गुड लिविंग ग्रुप। तो ऐसा देखा जाता है आयोडीन गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। इसीलिए अगर एल्काइल आयोडाइड आप रिएक्शन में लेते हो तो SN1 रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो जाएगी। और वैसे ही सिमिलरली सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जिसमें SN1 और SN2 रिएक्शन के सेम चीज़ों पे एग्री कर रहे हैं। लिविंग ग्रुप का ऑर्डर SN1 में भी वही रहेगा और SN2 के लिए भी आपका यही ऑर्डर रहेगा कि SN2 रिएक्शन में भी अगर आप RI लेके एल्काइल हैलाइड तो वो सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन देगा, देन द ब्रोमीन, देन द क्लोरीन एंड देन द सबसे लास्ट में आएगा एल्काइल फ्लोराइड। तो SN2 रिएक्शन के लिए भी आपका यही हो जाएगा कि इस तरह की आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो SN2 में भी एल्काइल आयोडाइड फास्ट देता है और SN1 के केस में भी एल्काइल जो आयोडाइड है वो फास्ट रिएक्शन देता है, क्योंकि दोनों ही केसेस में आयोडीन गुड लिविंग ग्रुप है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट के भी इंपॉर्टेंट थे, जो आपके ऑर्डर्स थे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री का एंड लिविंग ग्रुप का। एंड ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री की अब आपके पास बात होने वाली है। अब बोलेंगे अब हम ये चीज़ लिखेंगे, अगर एल्काइल हैलाइड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है, हम लिखेंगे इफ़ एल्काइल हैलाइड जो हम यूज़ कर रहे हैं, इफ़ एल्काइल हैलाइड इज़ ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव, सबसे पहले ऑप्टिकली एक्टिव का क्या मतलब होता है मुझे बताओ। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है? ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कि एक ऐसा कार्बन होना चाहिए जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच्ड हो, तभी आप इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बात कर सकते हो। अगर ऐसा कोई कार्बन नहीं है तो मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो हम ये वाला जो पॉइंट है उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। और यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं, तो इसीलिए क्या है इसका यहाँ पे रिजल्ट लिखती हूँ। SN1 के केस में सपोज अगर हमने, तभी ये पॉइंट है जब आपका एल्काइल हैलाइड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब कार्बन एक ऐसा कार्बन है जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है। सो इफ़ द एल्काइल हैलाइड इज ऑप्टिकली एक्टिव इन द केस ऑफ SN1, तो हम लिखेंगे देन, तब क्या होगा, देन फॉर SN1 मैकेनिज्म, अगर मैकेनिज्म आपकी SN1 फॉलो कर रही है तो आपके पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, रेसमिक मिक्सचर। हम लिखते हैं रेसमिक मिक्सचर विल फॉर्म। अब आपको रेसमिक मिक्सचर पता होगा क्या होगा, रेसमिक मिक्सचर विल फॉर्म। जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो एक नहीं बल्कि 2 मिलेंगे और वो दोनों को साथ मिला के क्या कहलाता है, रेसमिक मिक्सचर, जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी बिल्कुल 0 होती है। मतलब वहाँ पे कोई रेसमिक मिक्सचर के केस में कोई ऑप्टिकल रोटेशन नहीं होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करा जाता है। अब देखो, और यहाँ पर ये भी लिख लेती हूँ विच इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव, विच इज़ रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, विच इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और आपको पता होगा कि रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ इक्विमोलर। अगर आपने डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी अगर आपके पास कंपाउंड्स है तो उनको मिला के रेसमिक मिक्सचर बनता है। या फिर अगर आपके पास 2 ऐसे प्रोडक्ट बन रहे हैं जो इक्वल अमाउंट में बन रहे हैं और एक रिटेंशन वाला है प्रोडक्ट, दूसरा वाला आपका इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट है, तो भी वो रेसमिक मिक्सचर कहलाएगा।
तो यहाँ पर क्या बात होती है, जैसे मैं एग्जाम्पल की तरह यहाँ पर बता देती हूँ, रेसमिक मिक्सचर में क्या बनता है, एक आपके पास इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, एक रिटेंशन प्रोडक्ट मिलता है। सपोज आपने रिएक्शन इसी तरह से, ये कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपका क्या है CH3, यहाँ पर आपका वेज में लगा है CH2 CH3, और पहले क्या था, यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ था। अब रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन होने की वजह से ब्रोमीन की जगह यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने ले लिया OH। एक तो SN1 में जब रिएक्शन होती है, एक तो ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा और दूसरा कैसा मिलेगा, बिल्कुल इसकी मिरर इमेज हमें देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, बिल्कुल इसकी मिरर इमेज, ऐसा लगेगा बिल्कुल इसकी मिरर इमेज है। दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा कि कार्बन से वो दूसरी तरफ से OH जो है अभी तो इस तरफ से अटैच्ड है, अब इस कार्बन पे जो OH है वो दूसरी तरफ से अटैच्ड है, और जो सारे जो आपके ये हाइड्रोजन एंड CH3 है वो दूसरी तरफ को इन्वर्ट हो गए हैं। मतलब एक आपको इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा, एक आपको रिटेंशन प्रोडक्ट मिलेगा, और दोनों आपस में क्या हो गए, मिरर इमेजेस हो गए। तो इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट आपका कौन सा हुआ, इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है, और दूसरा क्या मिलता है, रिटेंशन, जो कि एज सच ही आपको रिटेंशन, जो कि एज सच आपको देखने को मिलता है, रिटेंशन एंड इन्वर्जन प्रोडक्ट। और दोनों क्या होते हैं, मिरर इमेज रिलेशनशिप होता है, और एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो दूसरा लीवो रोटेटरी होगा। अब कौन सा लीवो है डेक्स्ट्रो है वो आपने नहीं ध्यान देना, बस ये समझ लो कि ये इक्वल अमाउंट में बनते हैं SN1 में, और इनको मिला के दिस रिटेंशन प्रोडक्ट एंड दिस इन्वर्जन प्रोडक्ट, इसको मिला के रेसमिक मिक्सचर कहा जाता है। तभी हम कहते हैं कि SN1 में हमें रेसमिक मिक्सचर मिलता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि SN1 रिएक्शन में हमें एक रिटेंशन प्रोडक्ट मिलता है और दूसरा इक्वल अमाउंट में ही इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है। अब रिटेंशन प्रोडक्ट क्या होता है, रिटेंशन ये होगा कि जो रिएक्टेंट है वो भी बिल्कुल उसमें जो अम्ब्रेला की तरह जो ओपनिंग है इन ग्रुप्स की, वो भी ऐसी ही है, और यहाँ पर भी आपको ऐसी ही देखने को मिल रही है। और इन्वर्जन में क्या होता है, रिएक्टेंट में अगर ग्रुप्स इधर को खुले हैं तो इन्वर्जन में आपको ग्रुप्स इधर को खुलते हुए नजर आएंगे, लाइक एन अम्ब्रेला, और इस इन्वर्जन को कहते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। ऑन द अदर हैंड SN2 में क्या देखा गया, SN2 में ये देखा गया कि अगर इफ़ वही चीज़ लिखेंगे, ये केस कब है, इफ़ एल्काइल हैलाइड इज़ ऑप्टिकली एक्टिव, इफ़ एल्काइल हैलाइड इज़ ऑप्टिकली एक्टिव, तभी ऐसी चीज़ें हो सकती है। ऑप्टिकली एक्टिव होगा तभी हम ये स्टडी कर रहे हैं। अगर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता एल्काइल हैलाइड तो कोई इन्वर्जन एंड कोई रिटेंशन की बात होती ही नहीं है। देन इसके केस पे क्या होगा, देन फॉर SN2 में क्या होगा, वॉल्डन इन्वर्जन, या फिर सीधे कहो इन्वर्जन भी कह सकते हो, वॉल्डन इन्वर्जन भी कह सकते हो। वॉल्डन इन्वर्जन होता है, वॉल्डन इन्वर्जन विल बी ऑब्जर्व्ड, मतलब आपको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो कैसा होगा, वो इन्वर्टेड होगा, वो प्रोडक्ट आपका इन्वर्टेड होगा। जैसे रिएक्टेंट में आपको अगर ग्रुप्स इधर को दिख रहे हैं कार्बन के साथ अटैच्ड, दूसरे में आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा, दूसरे में आपको इधर को दिखाई देगी कि ग्रुप्स जो है वो इस साइड को झुके हुए हैं। तो ये वॉल्डन इन्वर्जन हो गया, या फिर कहो सिर्फ आपको ये वाला प्रोडक्ट, सिर्फ और सिर्फ आपको ये ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो ये SN1 SN2 में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वॉल्डन इन्वर्जन देखने को मिलता है, और यहाँ पे दोनों चीज़ देखने को मिलती है, और वो दोनों चीज़ कहलाती है रेसमिक मिक्सचर। लास्ट में ये चीज़ें हैं, ये भी देख लो, समटाइम्स पूछ लेते हैं। ये क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी एंड आपकी एनर्जी कह लो, और आपका रिएक्शन प्रोग्रेस है, उसके साथ आपकी एक ग्राफ है। अब इसमें क्या है, SN1 के केस में क्या होता है, अगर यहाँ पर रिएक्टेंट है, ये एनर्जी का है, ये एनर्जी की एक्सिस है, यहाँ पर रिएक्टेंट है, तो इसके लिए कैसा एनर्जी का ग्राफ आएगा, पहले यहाँ पर 2 पीक्स आपको देखने को मिलेगी, 2 पीक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा। अब प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज़्यादा भी हो सकती है, या फिर ये नीचे भी आ सकता है, वो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बट बोलने का मतलब क्या है कि ये जो यहाँ पे स्टॉप आया, ये क्या है, दिस इज़ द कार्बोकेटाइन, दिस इज़ द कार्बोकेटाइन का मतलब है इंटरमीडिएट,
मतलब इंटरमीडिएट है। आपने SN1 में देखा है 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है और वही चीज़ यहाँ पर बताई है। पहले क्या होगा, पहले रिएक्शन को एक स्टेप कंप्लीट करना होगा, उसके बाद वो यहाँ पे आके इंटरमीडिएट बनाएगा जो कि कार्बोकैटायन है। फिर उसके बाद और सम एनर्जी उसको लेनी पड़ेगी जो सेकेंड स्टेप में है, फिर जाके वो प्रोडक्ट बनाएगा। और वैसे भी आपको पता चल गया है कि जो SN1 है, जो SN1 रिएक्शन होती है वो 2 स्टेप में होती है, बीच में आपका इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। इसका मतलब कि इस SN1 के लिए आपको 2 एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत है। एक एक्टिवेशन एनर्जी EA1, एक एक्टिवेशन एनर्जी जो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक देखने को मिल रही है, जो आपको यहाँ से यहाँ तक देखने को मिली। और दूसरी एक्टिवेशन एनर्जी आपकी कौन सी, जो आपकी यहाँ से यहाँ से इस कार्बोकैटायन को ये वाली एनर्जी जो मिलेगी, दिस इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, और आपकी फर्स्ट वाली तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ तक होगी, फिर दूसरी वाली यहाँ से यहाँ तक होगी। एंड नेक्स्ट इज़ दिस, जो SN1 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है, SN2 सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, इसीलिए एनर्जी डायग्राम भी इसका क्या बनेगा, सिंगल स्टेप में ही आपका ये देखने को मिलेगा और प्रोडक्ट आपका मिल जाएगा। और यहाँ जो बात कर रहे हैं आप, यहाँ क्या होगी आपकी ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट जो जैसे ही बनी वैसे ही आगे प्रोडक्ट दे दिया, ट्रांजिशन स्टेट होती है। दिस इज़ द ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पर भी होगी पर ये दिखाएगी नहीं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कार्बोकैटायन, यहाँ पे नो कार्बोकैटायन जो कि हम बात करते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ये एनर्जी होगी दिस विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी, और सिर्फ यहाँ पर एक ही एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए। यहाँ पर पहले यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, फिर कार्बोकैटायन बनेगा, फिर कार्बोकैटायन से ये इस तरफ को प्रोडक्ट आ जाएगा। तो जस्ट ये स्मॉल सा ग्राफ है। अब ये बात है कि SN1 SN2 में अगर आपको ये वाली चीज़ें समझ आ गई है, ये 12 पॉइंट्स बिल्कुल समझ आ गए हैं, तो टोटली आपके क्वेश्चन होने वाले हैं और कहीं से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। थैंक यू सो मच।